आज विपिन चंद्र की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के सीरीज में सामाजिक धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय जागरण की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पृष्ठभूमि को जानते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों हुआ मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार। तो सबसे पहला है क्या, दरअसल ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और उसके साथ औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा के प्रचार की प्रतिक्रिया में यह लहर उठनी शुरू हुई। ठीक है, पहला कारण समझ में आ गया हमको कि ब्रिटिश सरकार के कारण हुआ ऐसा। दूसरा है जो 19वीं सदी का भारतीय समाज पूरी तरह धार्मिक अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्स वेबर ने लिखा है, हिंदू धर्म दरअसल जादू, अंधविश्वास और अध्यात्मवाद की खिचड़ी बनकर रह गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेंगे, सुन लेंगे। अब अगला कारण जो है, जो सामाजिक कारण है, उस समय सामाजिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी। महिलाओं की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। लड़की का जन्म दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। ठीक है, और कारण देखते हैं। जाति प्रथा जो कई तरह के सामाजिक और आर्थिक शोषण का हथियार बनी हुई थी। ठीक है, ये सब वो पूर्व पीठिका है, वो जो बेस है क्यों मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। तो इसमें लिखा, विपिन चंद्र लिखा है, मध्यम वर्ग बुद्धिजीवियों और उसके अनुयायियों ने इस प्रक्रिया को सामाजिक आधार दिया। ठीक है, अब प्रीलिम्स के हिसाब से जो अगला प्रश्न बन रहा है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना कर सुधार की इस प्रक्रिया को शुरू किया और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में सुधार की लहर फैल गई। ब्रह्म समाज ने देश के विभिन्न भागों में अपनी शाखाएं स्थापित की। इसके अलावा भी दूसरे कई सुधारवादी आंदोलन संगठन सामने आए। अब वो संगठन क्या है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इनमें हिंदुओं के जो प्रमुख आंदोलन रहे हैं उनमें महाराष्ट्र के प्रार्थना समाज और परमहंस मंडली और पंजाब और उत्तर भारत में आर्य समाज का नाम लिया जा सकता है। दूसरे धर्म और जातियों में भी इस तरह के आंदोलन शुरू हुए। उदाहरण के लिए देखिए, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न फिल्म्स में पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश में कायस्थ सभा और पंजाब में सैन्य सभा का जन्म हुआ। पिछड़े वर्ग भी इस लहर से अछूते नहीं रहे, पिछड़ा वर्ग भी इस लहर से अछूता नहीं रहा। महाराष्ट्र के सत्य शोधक समाज और केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन सभा ने जो है सुधार का काम शुरू किया। ठीक है, अब आगे और देखते हैं। अहमदिया और अलीगढ़ आंदोलन जो मुसलमानों से संबंधित है, फिल्म से इंपॉर्टेंट है। सिंह सभा जो सिखों से इंपॉर्टेंट था और रहनुमाई मदेशियान ये पारसियों के बीच ये उभरी सुधारवादी शक्तियाँ रही। ठीक है, ये फिल्म से पूछ सकता है। इनमें एक खास समानता रही इन सब में, ये सभी आंदोलन क्षेत्रीय और आम चेतना की धार्मिक अभिव्यक्ति थे। ये आप धारणा पर पूछ दे कहीं। अब देखते हैं क्या है मतलब इसके विषय में, मतलब अब क्या है सामाजिक सोशल रिफॉर्म का क्या क्या विशेषता थी। हालांकि इन आंदोलनों का ज़्यादा जोर धार्मिक सुधारों की तरफ ही था, फिर भी किसी भी आंदोलन का चरित्र पूरी तरह धार्मिक नहीं था। इनकी अंतःप्रेरणा थी मानववाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स का मानववाद को पुष्टि करता है, विवेकानंद का स्टेटमेंट है। विवेकानंद ने एक बार कहा था, तुम्हारी भक्ति और मुक्ति की परवाह किसे है और कौन इसकी परवाह करता है, तुम्हारे धर्मग्रंथ क्या कहते हैं। मैं बड़ी खुशी से 1000 बार नरक जाने को तैयार हूँ अगर इससे मैं अपने देशवासियों को उठा सकूँ। मैंने अपने देशवासियों को, ये उसका साक्ष्य है। ये फिल्म में पूछ सकता है। विद्यासागर ने भी जवाब दिया, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी भी इस धरती पर बहुत कुछ काम करना बाकी है, हम मानव के लिए सोच रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं जो और अन्य जो महत्वपूर्ण थे सुधारवादी आंदोलन जो विपिन चंद्र ने लिखा है। सुधारवादी आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण बौद्धिक मापदंड थे, तर्क बुद्धिवाद और धार्मिक सार्वभौमवाद। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। राजा राम मोहन राय और अक्षय कुमार दत्त ने जिस तरह तर्कों के आधार पर पुरानी मान्यताओं को काट की, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। राजा राम मोहन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन अक्षय कुमार दत्त के बारे में बहुत कम जानते होंगे, तो परीक्षा में पूछ सकता है। अब देखिए तर्क के आधार पर कैसे लोग किया। राजा राम मोहन राय ने, उदाहरण के देख रहे हैं हम, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए लोगों को पहले यह बताया, सती प्रथा को अतीत में कभी धार्मिक स्वीकृति नहीं थी। इसी तरह विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में पुराने ग्रंथों से सबूत जुटाए। दयानंद ने भी जातिवाद के विरोध को वैदिक आधार पर खड़ा किया। ठीक है, अब आगे जो देखते हैं, मतलब सुधारों की इन कोशिशों को पूरी तरह से धर्म से जोड़कर भी नहीं रखा जा सकता। तत्कालीन समाज रूढ़ियों के स्थान पर सुधारवादियों ने जो विकल्प सुझाया, उनका दृष्टिकोण तार्किक और लौकिक था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विधवा विवाह की पैरवी करते हुए और बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध करते हुए अक्षय कुमार दत्त ने
अपनी बात के लिए जो है अपने बात के पक्ष में अतीत का हवाला देने या धार्मिक स्वीकृति की खास परवाह नहीं की। उन्होंने तर्क दिया जो तर्क लौकिक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि दूसरे इलाकों के मुकाबले में महाराष्ट्र में धर्म विरुद्धता और धर्म पर लोगों की निर्भरता कम थी। ठीक है। वहाँ का स्टेटमेंट है कि वहाँ के सुधारवादी नेता, प्रीलिम्स से पूछ सकता है, सुधारवादी नेता गोपाल हरि देशमुख का मानना था कि सामाजिक सुधारों का धार्मिक स्वीकृति से कोई मतलब नहीं है। अगर सामाजिक सुधारों को धर्म मंजूर नहीं करता तो खुद धर्म को ही अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि धर्म को मनुष्य ने बनाया है। जरूरी नहीं है कि धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उसके साथ तक आज भी है। अब अगली जो विशेषता है सुधार आंदोलन की, हालांकि ये सुधार क्षेत्र विशेष या धर्म विशेष तक सीमित रहे, लेकिन इनका नजरिया विश्ववादी था। उदाहरण देखिए, राजा राम मोहन राय का मानना था कि विभिन्न धर्म दरअसल एक सार्वभौम ईश्वरवाद की अलग अलग व्यक्ति है। प्रीलिम्स में आगे पूछ सकता है, केशव चंद्र सेन ने इस नजरिए को स्पष्ट लिखा है, सभी धर्मों में सच खोजने की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन दुनिया के सभी स्थापित धर्म सच हैं। ठीक है। सैयद अहमद खान ने भी कहा, सभी पैगंबरों ने हमेशा एक ही बात कही है कि हर देश में उसके अपने अपने पैगंबर रहे। ठीक है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ठीक है। अगला देखते हैं कि अगला जो आयाम है सुधारवादी आंदोलन का धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में सुधारवादी आंदोलन ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और पुजारियों के एकाधिकार को खत्म करने और धार्मिक कर्मकांड के सरलीकरण के संघर्ष किया। ठीक है। ये मुद्दे न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि धर्म की समाज पर काफ़ी पकड़ थी। धर्म और समाज का अंतर संबंध था। बिना धार्मिक सुधार किए सामाजिक सुधार संभव नहीं था उस समय। ठीक है। धर्म ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद होने से धार्मिक ज्ञान पे पुजारियों और धर्माचार्यों का एकाधिकार नहीं रह गया। इससे नतीजा हुआ जो पाखंड उन्होंने रचा था वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है। अब अगला पहलू जो है इस आंदोलन का कि समाज को जड़ बना देने वाली जाति व्यवस्था के खिलाफ भी संघर्ष छिड़ा। ठीक है। अब कौन कौन संघर्ष में थे शामिल, अब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। राम मोहन राय ने वैचारिक धरातल पर इसके खिलाफ पहल की, हालांकि इसके खिलाफ कोई सक्रिय संघर्ष शुरू नहीं किया। बहरहाल जाति व्यवस्था के विरोध की आवाज़ 19वीं सदी का अंत आते आते तेज हो गई। रानाडे, दयानंद और विवेकानंद ने भी तत्कालीन जाति व्यवस्था का विरोध किया। इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। लेकिन जो सबसे सशक्त विरोध हुआ है, जो लिखा है विपिन चंद ने, जाति व्यवस्था का सबसे सशक्त विरोध निचली जातियों के बीच से उभरे आंदोलन ने किया है। ज्योतिबा फुले और नारायण गुरु इस व्यवस्था के जबरदस्त आलोचक थे। इस संबंध में नारायण गुरु और गांधी जी के बीच हुई बात महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने कहा था, एक ही पेड़ की सारी पत्तियां आकार और बनावट में एक जैसी नहीं होती है। इसके जवाब नारायण गुरु ने कहा, फर्क ऊपरी है, पत्तियों के रस में तो कोई फर्क नहीं होता है। पूछ सकता है प्रीलिम्स में, एक पेड़ की सारी पत्तियों की निचोड़े के रस का स्वाद एक ही होता है। नारायण गुरु ने आह्वान करता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। बाद में उनके ईश्वर ने इस तरह सुधारा, मानव मात्र के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति और हैसियत सुधारने का अभियान भी सिर्फ मानवतावादी दृष्टिकोण के नाते नहीं चला गया था। इसके पीछे पूरे समाज को सुधारने की व्यापक दृष्टि थी। देखिए क्या क्या हुआ जो प्रीलिम्स में पूछ सकता है। बंगाल में जब पहला विधवा हुआ तो उत्सुकतावश हजारों लोग इसे देखने जुटे। इसी तरह महाराष्ट्र में हुए पहले विवाह में जुटी भीड़ ने उग्र धारण कर लिया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। रुक्माबाई ने अपने अशिक्षित और अकर्मण्य पति से शादी करने से इनकार किया। इस मुद्दे को लेकर तूफान खड़ा हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब रानाडे को युवा लड़की शादी के लिए मजबूर होना पड़ा तो कई रातें अंतर्जन में जागी मतलब कई रातें सभी लोगों को इसी तरह जो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, तेलंग और दूसरे लोगों के साथ भी यही रहा मतलब। अब इनके अलावा इसका संक्षेप है कि एक मतलब ये हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए, जैसा कि विपिन चंद ने लिखा भी है कि यहाँ एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि अगर सुधारवादी आंदोलन ने भारतीय परंपरा को पूरी तरह नकार दिया होता तो भारतीय समाज निश्चय ही पश्चिमीकरण के रास्ते पर बढ़ा होता, लेकिन सुधारवादियों का उद्देश्य आधुनिकीकरण था, न कि पश्चिमीकरण। ठीक है। हालांकि उस समय लायक सुधार आज बहुत मामूली, हल्के, सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन तब इन सुधारों के लिए पहल करना और फिर अमली जमा पाना कतई आसान नहीं था। अब एक प्रक्रिया और चल रही थी सांस्कृतिक, उस प्रक्रिया को देखते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के समांतर एक और प्रक्रिया चल रही थी। भारतीय समाज का पर औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा का हमला दिन ब दिन तेज हो रहा था, इसलिए पारंपरिक संस्था को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। इसी के तहत भारतीय भाषाओं के विकास की कोशिश की गई, शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली ढूंढी गई, भारतीय कला और साहित्य के पुनरुत्थान के प्रयास हुए।
भारतीय पहनावे और भारतीय भोजन पर जोर दिया गया। धर्म की रक्षा का आह्वान किया गया। भारत की पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को फिर से स्थापित करने की कोशिश हुई। पूर्व औपनिवेशिक काल की तकनीक और दस्तकारी को फिर से वापस लाने और पारंपरिक ज्ञान की पुनर्रचना के प्रयास हुए। अगला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का है, बचाव की इस रणनीति की झलक हमें तत्वबोधिनी सभा की स्थापना और उसी गतिविधियों को लेकर राममोहन राय और ईसाई मिशनरी के बीच हुई बहस में मिलती है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। मद्रास के 70,000 निवासियों ने शिक्षा प्रणाली को लेकर जो ज्ञापन दिया था और लेक्स लोकी एक्ट के खिलाफ जो व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ वहाँ पे, उसके पीछे भी संस्कृति की रक्षा की चिंता थी। लेक्स लोकी एक्ट पूछ सकता है आपको, स्थानीय रीति अधिनियम। अब इसके प्रभाव को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। बहरहाल इन सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जरिए जो सांस्कृतिक वैचारिक संघर्ष चला, इससे राष्ट्रीय चेतना को जन्म देने और उसके विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में इसने जो बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरूकता पैदा की, उससे लोगों को भविष्य में नई दृष्टि मिली, ठीक है। और आज का जो आधुनिक संस्कृति, ठीक है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ इससे मतलब, ठीक है, धन्यवाद।